Hello guys, today we are going to discuss endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a single membranous organelle of the eukaryotic shell, and such endoplasmic reticulum not work in a isolated way but work in a coordinated way with some other organelle like Golgi complex and the lysosome and vacuole. So these all organelle are included under endomembranous system. So at the first we are going to discuss what do you mean of endomembrane system in eukaryotic shell. तो आइए हम लोग अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है। यहां देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी का टेक्स्ट है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडोमेम्ब्रेन, इंडो का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का बना। इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा नाम हमने दिया है गर्ल। जी स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, ER for endoplasmic reticulum, and the L for lysosome. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated. The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuole. Since the function of mitochondria, chloroplast, and peroxisome are not coordinated with above components, these are not considered as a part of endomembrane system. आपने हमारी बात समझी होगी, अपने टेक्स्ट की बात समझी होगी कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को आप देखिए, आप देख रहे हैं हमने सेल का एक व्यू लिया है। यहां क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले जितने भी कंपार्टमेंट हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेला कहते हैं, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक एरिया, और सारे चीजों को मिला के कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, सेल के अंदर एक बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की मटेरियल का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर के सारे मटेरियल का नाम साइटोप्लाज्म। इसमें आप ये एरो मेरा देख रहे हैं, इस एरो में आप आराम से देखिए, ये जो संरचना बनी हुई है, इस संरचना का नाम हमने क्या कहा है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये गोल गोल ये बूंदे जो लगी है, तो अगर ER पर अगर ये बूंदे यानी ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है, लगी हुई है, तो इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इधर देखिए ये नहीं लगी हुई है, इसलिए इस एरिया का नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम का निर्माण। तो आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम पर आधारित है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के काम पर आधारित है लाइसोसोम।
इसलिए इसका नाम हुआ गर्ल। लेकिन लाइसोसोम के साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर ही आधारित है वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लस लाइसोसोम प्लस जीसी प्लस ईआर, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर को मिला के हम लोग कहते हैं गर्ल। क्लियर हुआ कि गर्ल और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है? गर्ल में 3 ऑर्गेनेला है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेला है। गर्ल प्लस वैक्यूल बराबर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum, electron microscopic study of eukaryotic cell, reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structure scattered inside. Scattered यानी बिखरा हुआ, नेटवर्क यानी जाल, या रेटिकुलम यानी जाल। तो जाली के जैसी संरचना जो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई है उसे हम लोग, और कैसी संरचना है? ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा, पाइप के जैसा, उसे हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, ER divide in the intracellular space into 2 distinct compartments like lumen inside of ER. ER के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? ल्यूमेन। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आप इस फिगर को ध्यान से देखें। यहां आप देख रहे हैं कि ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप है। इसी न्यूक्लियर इनवेलप का एक्सटेंशन ये दिख रहा है, देखिए यहां से एक्सटेंड कर रहा है, और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ कौन है और स्मूथ कौन है ये पहले समझा चुका हूं। और देखिए ये ट्यूब का बना हुआ है, तो इस ट्यूब के आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन है, ये सब ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है। लेकिन 2 ट्यूब के बीच के भाग को एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ल्यूमेन और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका एक्सटेंशन है? न्यूक्लियर इनवेलप। यहां एक ध्यान देने की बात है कि न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डबल लेयर का है, 2 लेयर का है। तो न्यूक्लियर इनवेलप का जो बाहरी लेयर है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक बाहरी न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके एक्सटेंशन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण। क्लियर हुआ? देखिए यहां लिखा हुआ है, hence ER divide the intracellular space into 2 distinct compartments. Luminal यानी inside of endoplasmic reticulum and extraluminal या cytoplasm। तब आपने ये समझा होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना क्या है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के। कहता है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस and the endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum RER. In the absence of ribosome, they appear smooth. They appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum या ACR। क्या नाम है? ACR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ACR। तो 2 तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए,
RER और ACR दोनों के काम अलग अलग होंगे। यहां सोचने की बात है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जहां राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो सिंपल बात है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता होगा। और आपको शुरू में मैंने बताया था कि सेल बायोमॉलिक्यूल से बना है और सेल बायोमॉलिक्यूल पैदा करता है। तो अगर सेल में प्रोटीन का निर्माण RER से होता है तो ACR का काम है लिपिड के निर्माण में भाग लेना, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी भाग लेना। तो खैर ये फंक्शन की बात है। आइए थोड़ा सा ध्यान दें इस फिगर पर। ये देखिए क्या है, ये इतना दूर की एरिया क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप है। देखिए इस न्यूक्लियर इनवेलप से ये क्या एक्सटेंड किया? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब ये इसमें ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, देखिए इस पर डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? रफ इंडोप्लाज्मिक। लेकिन ये बाहर का जो ट्यूब्यूलर भाग है, देखिए इस पर नहीं है डॉट, तो ये क्या हुआ? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात यहां ध्यान दें कि राइबोसोम जो है वो केवल रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे की ओर देखिए तो ये क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से किसका निर्माण हो रहा है? सिक्रीटरी वेसिकल लाइसोसोम। और ये बाउंड्री का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है? कोई बात नहीं है, सिंपल सा है। RER, rough endoplasmic reticulum, frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion. समझाना है हमें? कुछ नहीं समझाना। They are extensive and continuous with outer membrane of the nucleus. ये भी बात हो गई। तो यहां देखिए फिगर को, ये न्यूक्लियस है और इसका आउटर मेम्ब्रेन क्या है? एक्सटेंसिव, एक्सटेंड किया। और इस पर क्या लगा हुआ है? राइबोसोम लगा हुआ है। राइबोसोम किसका निर्माण कर रहा है? देखिए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और ये ल्यूमेन में प्रोटीन फ्लो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट होते हुए यहां, और ये यहां से पिंचिंग ऑफ होकर के ये वेसिकल निकल जा रहा है। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल अब देखिए क्या कर रहा है, यहां आकर के ये फिर फ्लैट हो रहा है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि न्यूक्लियस से एक्सटेंड किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्सटेंड कर रहा है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में है कि नहीं? अब ये जो प्रोटीन है कहां आ गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा और ये मॉडिफाई होकर फिर वेसिकल में बंद हो गया, और इस प्रकार अब ये सेल से बाहर सिक्रीट हो गया। सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। यही बात है कि RER फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जबकि RER का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, सिक्रीशन जो है देखिए दूसरे तरफ से। तो प्रोटीन की सिक्रीशन और प्रोटीन की निर्माण कैसे होती है, इस बात को हम लोग देखें। इसमें 7 पॉइंट बना हुआ है। पहला, राइबोसोम असेंबल प्रोटीन फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड इंटरिंग रफ। कि जो राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है वो कहां इंटर कर रहा है? RER के अंदर। देखिए यहां प्रोटीन यहां से ऊपर से प्रोटीन बन के कहां जा रहा है? अंदर। यहां भी प्रोटीन बन के कहां जा रहा है? अंदर। यहां से भी प्रोटीन बन के कहां जा रहा है? अंदर।
अब स्पष्ट दिख रहा होगा। देखे यहां से सब प्रोटीन अंदर की ओर जा रहा है। तो राइबोसोम असेंबल प्रोटीन फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड एंटरिंग रफ ईआर। प्रोटीन मूव थ्रू द रफ ईआर वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। क्या मॉडिफिकेशन होगा? आप सब लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े, प्रोटीन पढ़े, कि जो प्रोटीन राइबोसोम पर बनता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है और वो लीनियर होता है। लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन जब होगी तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी में बदलेगा, कि जब तक उसकी फोल्डिंग नहीं होगी वो फंक्शनल नहीं होगा। तो प्राइमरी प्रोटीन यहां कहां बनता है? तो प्राइमरी प्रोटीन का निर्माण यहां राइबोसोम पर हो रहा है, और ये फर्दर देखिए फोल्ड हो रहा है। फोल्ड दिखाया गया है कि नहीं? तो ये इनकी फोल्डिंग जो हो रही है यानी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी के रूप में चेंज कर रहा है। प्रोटीन मूव थ्रू द रफ ईआर वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कंटेन द प्रोटीन आर पिंच ऑफ फ्रॉम रफ ईआर। देखिए यहां क्या हो गया? पिंच ऑफ हो गया रफ ईआर से। अब जब ये रफ ईआर से पिंच ऑफ हो गया तो अब क्या होगा? यहां पिंच अप हो गया, ट्रांसपोर्ट वैक्यूल हो गया। ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज विथ द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोटीन आर रिलीज इनसाइड। जब यहां ये फ्यूज होगा तो ये प्रोटीन कहां आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। जब इसके अंदर प्रोटीन आ गया विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स द प्रोटीन आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब आप लोगों ने नाम सुना है कि प्रोटीन जो है वो लिपिड के साथ भी अटैच हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट के साथ भी। तो एसीआर आरईआर तो प्रोटीन बना दिया, इसी तरह एसीआर भी बनाएगा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, वो भी आएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अब सेल के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन अगर लिपिड के साथ जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लिपिड और प्रोटीन के साथ जोड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और जब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो प्रोटीन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन होगा तो लिपिड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिपिड। तो इस प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर अब प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में निर्माण होने लगता है। तो वेसिकल कंटेनिंग द फिनिश्ड प्रोटीन आर पिंच अप फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर पिंच अप होगा। देखिए वेसिकल ट्रेवल टू द सेल मेम्ब्रेन, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज द प्रोटीन आउटसाइड। एक बात हो गई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ये बाहर ही जाए। हो सकता है कि ये यहीं रह जाए और ये एक तीसरा ऑर्गेनेला का नाम कहलाए, जिसका नाम क्या आप लोग जानते हैं? लाइसोसोम। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज सेल नो विच राइबोसोम टू टारगेट टू ईआर मेम्ब्रेन? कहता है कि सेल को कैसे पता है कि किस राइबोसोम से जो प्रोटीन कौन सा बन रहा है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में ही रखना है या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज 1919 में मिला। उनका नाम था गंटूर ब्लोबेल। गंटूर ब्लोबेल ने इस बात को बताया और उसने इस थियरी का नाम दिया सिग्नल हाइपोथेसिस या गंटूर ब्लोबेल थियरी। ये
नीट में पूछा जा चुका है। कहता है कि नेसेंट पॉलीपेप्टाइड पॉजेज एन टर्मिनल। आप जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन में क्या होगा, एक सिरे का नाम होगा एन टर्मिनल और दूसरे का नाम होगा सी टर्मिनल। मैं फिर एक बार याद दिलाऊं, जो लोग भी अगर पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले क्लास नहीं किए होंगे, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़े होंगे, उन्हें यहाँ मेरी डिस्कशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और उसके लिए वे प्लेलिस्ट में जाएंगे बायोकेमिस्ट्री के और वहां प्रोटीन को एक बार देख लेंगे, प्रोटीन की संरचना को देख लेंगे, काफी सिंपल समझाया गया है, फिर ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड पॉजेज एन टर्मिनल एड्रेस। एन टर्मिनल को यहां पर क्या कहा गया, एड्रेस, टैग। जैसे मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जो ब्रीफकेस या लगेज रहता है तुम्हारे साथ तो नहीं जाता है, वो काउंटर पर जमा हो जाता है, और जब तुम गंतव्य स्थान पर पहुंचते हो तो फिर तुम्हें मिल जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि किस यात्री का कौन सा है, तो तुम्हारे लगेज के साथ टैग लगाया जाता है। इसी तरह जितने भी राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बना रहे हैं, तो उस प्रोटीन को कहां ट्रांसपोर्ट होके जाना है, कहां उनकी डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी के अनुसार उसमें टैग लगा दिया जाता है। उस टैग को हम लोग कहते हैं एड्रेस या सिग्नल पेप्टाइड। तो वो एड्रेस क्या है, तो वो टैग हमेशा उसका एन टर्मिनल है, क्योंकि प्रोटीन में 2 टर्मिनल होंगे, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल प्रायः क्या है, एड्रेस या टैग का काम करता है। टारगेट्स राइबोसोम कॉम्प्लेक्स टू ईआर मेम्ब्रेन। देखिए इस फिगर से, यहाँ क्या है, ये राइबोसोम है और इसमें क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए है, और ये क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और यहां से प्रोटीन जो निर्माण हो रहा है, तो यहाँ एसआरपी पार्टिकल है जो सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये देखिए एसआरपी क्या हो रहा है, सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करके इसको क्या कर रहा है, अंदर की ओर भेज दे रहा है। इसके अंदर चला गया, जब ये अंदर चला गया तब एसआरपी हट गया। जब ये अंदर जाने लगा तो कुछ देर के बाद देखिए क्या है, ये भी पेप्टाइड कट के हट गया। यहां फिगर में ये क्लियर नहीं है, यहां देखिए आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए लगा हुआ, इस पर ये राइबोसोम अपना काम कर रहा है। और ये देखिए नेसेंट प्रोटीन जो भी बोले थे वो बना, और उसका ये एमिनो टर्मिनल है, सिग्नल सीक्वेंस। अब ये दूसरा में देखिए, ये क्या है, एसआरपी प्रोटीन है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करके क्या किया, इसके अंदर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ देखिए एसआरपी, वास्तव में ये कहाँ है, यहाँ है। तो इस प्रकार इस सिग्नल को क्या करेगा, इसके अंदर डालेगा। देखिए एसआरपी आकर के इस रिसेप्टर से मिला, यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ, ये अब ट्रांसलोकेशन के बाद से ये क्या आ गया, पेप्टाइड अंदर आ गया। जब ये अंदर आ गया तो ये जो सिग्नल सीक्वेंस था ये है, ये भी बाद में क्या हुआ, कट गया, हटा दिया। यानी ये टैग था, जिस टैग के द्वारा इस राइबोसोम का प्रोटीन इस ल्यूमिन के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस या गंटूर-ब्लैबल हाइपोथेसिस। आर यू अंडरस्टैंड? बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई, बहुत छोटी सी बात। आइए जानते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अंतर है। मात्र 4 पॉइंट दिए हैं। पहला, ATS राइबोसोम बाइंड विद देयर लार्ज सब यूनिट विथ द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक। यहां देखिए 2 ऑब्जेक्टिव कि ATS राइबोसोम ठीक है बाइंड करेगा, लेकिन बार बार पूछा जाता है कि ATS में 2 सब यूनिट है, 30S प्लस 50S। तो 30S इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है कि 50S? तो क्या है जवाब, लार्ज सब यूनिट। हमेशा याद रखेंगे कि 50S सब यूनिट जो है ATS राइबोसोम का,
वो अटैच होता है किससे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। उसको अटैच कौन कराता है? तो दो प्रोटीन है, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन ER स्मूथ ER, राइबोसोम एंड राइबोफ्लोरिन ऑब्सेंट। सेकंड पॉइंट, it is more stable structurally, it is less stable structurally. तीसरा, it is mainly composed of cisternae and fascicle. इसका it mainly composed of tubule. चौथा, abundantly occur in cells which are actively engaged in protein. तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सेल एक्टिवली इंगेज होगा? लीवर सेल, पैंक्रियाज सेल, गोबलेट सेल। Ashmouth abundantly occur in the cell concerned with the glycogen and lipid metabolism. Carbohydrate and lipid. Example, adipose tissue, interstitial cell, muscle cell, glycogen storing liver cell, adrenal cortex इत्यादि। तो जहां लिपिड की सिक्रीशन की आवश्यकता है या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, वहां कौन पाया जाएगा? एश्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके बॉडी के हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन लिपोइड है, लिपिड और स्टेरॉल के बने हैं। तो उस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल होंगे उनमें कौन सा ER पाया जाएगा? एश्मूथ। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसी तरह लेकिन जहां प्रोटीन की आवश्यकता है वहां कौन सा पाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक। मैं बहुत शॉर्ट में मैंने बात किया है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एश्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माय डियर पीपल, योरसेल्फ मस्ट बी रिमेंबर द वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। Ashmouth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cell, lipid-like steroid hormones are synthesized in ACR. मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं। अब डिटेल, ये तो 3 लाइन की बात आपकी NCERT का टेक्स्ट है। अब मैं डिटेल थोड़ा बोल रहा हूं फंक्शन ऑफ ACR पर। The Ashmouth endoplasmic reticulum has functioned several metabolic processes including synthesis of lipid and steroid, metabolism of carbohydrate, attachment to the receptor on the cell membrane, protein and steroid metabolism. पहला फंक्शन देखा। Drug metabolism. The Ashmouth endoplasmic reticulum is the site at which some drugs are modified by microsomal enzyme which include the cytochrome P450. बहुत बार पूछा गया कि साइटोक्रोम P450 क्या करता है? तो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग को तोड़ देता है। मैंने जो भी आप दवा खाते हैं तो उस दवा में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, उसको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको तोड़ देता है। वैसे ये सेल के अंदर तोड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑर्गन पूछा जाए कि कौन सा आपके शरीर के अंदर ऑर्गन है जो ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है, तो आप लिख दे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, आपके शरीर के अंदर लीवर वो ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है। अब लीवर सेल के अंदर ACR जो है यह काम। The Ashmouth endoplasmic reticulum also contains the enzyme glucose 6-phosphatase, which convert the glucose 6-phosphate to the glucose, a step of gluconeogenesis. क्या है? Gluconeogenesis। आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। यहां पर केवल एक लाइन की प्रक्रिया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6
फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि बहुत संक्षेप में बताया उसकी संरचना क्या है, काफी सिंपल संरचना है, और उसका फंक्शन क्या है, वो कितने तरह के हैं। अब आते हैं इस दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एक विशेष प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मसल सेल। ये देखिए, ये मसल सेल। आप पूछेंगे ये कैसा सेल है? वास्तव में बेटा ये क्या है? मसल सेल के साइटोप्लाज्म को दिखा रहे हैं। देखिए, सेल नहीं है तो न्यूक्लियस का है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस बीच में रहेगा नहीं, मसल सेल में न्यूक्लियस किनारे रहता है। और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सार्कोलिम्मा। अब देखिए, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया सर है, और ये वुडन ब्लॉक के तरह जो है, ये जो लकड़ी के लट्ठ के जैसा ये बना हुआ है, ये प्रोटीन है एक, जिसे हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये प्रोटीन से बने हुए मायोफाइब्रिल्स आगे आपके सर बताएंगे। और अब इस मायोफाइब्रिल के ऊपर देखिए जाली जैसी संरचना, देख रही है जाल, ये रेटिकुलम है। ये वास्तव में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज फाउंड इन द स्केलेटल मसल फाइबर। फाइबर मतलब सेल, या स्केलेटल मसल के सेल के अंदर पाए जाने वाले ये क्या है? रेटिकुलम। तो इनका नाम क्या रखे हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ? नहीं, इनका नाम हम लोगों ने स्पेशल दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके क्रॉस ट्यूब का नाम क्या है? टी ट्यूब्यूल। अब आप पूछेंगे कि सर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है यहाँ? तो इसका काम है सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार आपने जाना कि ए स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम and their main function is the secretion and absorption of the calcium ion and the play important role during the muscle contraction and relaxation। ये बात फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत एक अलग चैप्टर मसल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर आपका एंडो